हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एन रेडक्लिफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रोमांटिक एज के राइटर्स की सीरीज़ शुरू की हुई है। पहले हमने फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स को पढ़ा, फिर सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स को, और आज हम बात कर रहे हैं एन रेडक्लिफ की, जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और गॉथिक फिक्शन के लिए ये मेनली जानी जाती हैं। ठीक है, एन रेडक्लिफ जो हैं ये रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। गॉथिक फिक्शन में इनको पायनियर माना जाता है। कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स कॉल्ड हर द माइटी एनचेंट्रेस एंड द शेक्सपियर ऑफ रोमांस राइटर्स एंड हर पॉपुलैरिटी कंटिन्यूड थ्रू द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो मैंने अभी ये बात बोली है, इससे आपको साफ समझ में ये आ गया होगा कि इनको जब शेक्सपियर बोला जाता है, ठीक है, शेक्सपियर कहा जाता है रोमांस राइटर्स की। और इसके साथ ही 19th सेंचुरी में जाकर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। इनके क्रिटिक्स ने इनको बहुत ज़्यादा, जो है कंटेम्प्रेरी जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है एन रेडक्लिफ को। 19th सेंचुरी से यहाँ मतलब है कि ये विक्टोरियन पीरियड में भी जाकर जो है फेमस रही थी। हर टेक्निक ऑफ एक्सप्लेनिंग अपेरेंटली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन हर नॉवेल्स हैज़ बीन क्रेडिटेड विद गेनिंग रिस्पेक्ट एबिलिटी फॉर गॉथिक फिक्शन इन दी 1790s। यहाँ पर जो है इनकी टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। तो मेनली आपको यही जानना है कि गॉथिक फिक्शन में पायनियर है। कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है। इनको शेक्सपियर कहा गया है रोमांस राइटर्स का, और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन था वो रहा था 1764 से लेकर 1823 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में, जो एन रेडक्लिफ हैं इनके बारे में। जो क्रिस्टीना रोसेटी, आप क्रिस्टीना रोसेटी को जानते ही होंगे। मैंने पिछली वीडियो जब विक्टोरियन एज की जो राइटर सीरीज़ कराई थी, इसमें पढ़ाया था डीजी रोसेटी, डेंटे गैब्रियल रोसेटी की बहन थी क्रिस्टीना रोसेटी। ठीक है, और जो क्रिस्टीना रोसेटी हैं उन्होंने लिखने की कोशिश की थी रेडक्लिफ पर बायोग्राफी 1883 में, बट उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम थी। ठीक है, Christina Rossetti attempted to write a biography of Radcliffe in 1883 but abandoned it for lack of information. नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जेन ऑस्टन हैं उन्होंने अपने वर्क नॉर्थैंगर एबे में जो है रेडक्लिफ के बारे में ये लिखा था। आई हैव रेड ऑल मिसिज रेडक्लिफ्स वर्क्स एंड मोस्ट ऑफ दैम विद ग्रेट प्लेजर। द मिस्टीरियस ऑफ यूडोल्फो व्हेन आई हैड वंस बिगन इट आई कुड नॉट ले डाउन अगैन। आई रिमेंबर फिनिशिंग इट इन 2 days, my hair standing on and the whole time। तो यहाँ पर जो है जेन ऑस्टन ने अपने वर्क में इसको, इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है द मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो के बारे में बताया है, की तारीफ़ की है। ठीक है, ये हम आगे जो आएंगी, हम आगे पढ़ेंगे अब वीडियो में। ठीक है, एन रेडक्लिफ, अब हम इनकी जब बात ही कर रहे हैं कि भाई नॉर्थैंगर एबे में जेन ऑस्टन ने, इसके अलावा डीजी रोसेटी की बहन है जो क्रिस्टीना रोसेटी ने प्रेज़ किया। तो इसके अलावा अब हम इनको, जो रेडक्लिफ है, इन्होंने किन किन को प्रेज़ किया, इन्फ्लुएंस किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने एडगर एलन पो जो है आप जानते ही होंगे, शॉर्ट डिटेक्टिव स्टोरी का नाम लेते ही आपके मन में एडगर एलन पो का नाम आता होगा। एंड सर वॉल्टर स्कॉट, इनको इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, रेडक्लिफ वॉज ऑल्सो एडमायर्ड बाय फ्रेंच ऑथर्स। फ्रेंच ऑथर्स में है ऑनर डी बेल्जैक एंड फ्योडोर दोस्तोवस्की। इन्होंने भी जो है रेडक्लिफ को एडमायर किया था। ये आपको आपकी स्क्रीन पर जो है एन रेडक्लिफ के वर्क्स दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला है द कासल ऑफ एथलीन एंड डनबेन। नेक्स्ट है आ सिकिलियन रोमांस, The Romance of the Forest, The Mysteries of Udolpho, A Journey Made in the Summer of 1794, The Italian and Gaston de Blondeville। ठीक है, ये सारे इनके वर्क्स हैं। अब बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में ना थोड़ा बहुत ही अभी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको डीप में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इनके बारे में जो मेन चीज़ें हैं जो हमें विकीपीडिया, गूगल या कहीं से मिली हैं, बस वही यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। ठीक है, द कासल ऑफ एथलीन एंड
ठीक है, जो ये टाइटल है वर्क का, ये एक गोथिक नोवेल है एन रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया और पब्लिश कराया गया था 1789 में लंदन में थॉमस हुकम के द्वारा। ठीक है, और इसका जो सब टाइटल है वो है हाईलैंड टेल इन is set in the feudal Scottish Highlands and centered around the two titular castles of Athlone and Dunbayne। जो टाइटल है इसे आप समझ जाएंगे कि जो दो कासल्स हैं एथलीन एंड डनबेन, ये इसमें मेंशन है, इन्हीं के अराउंड जो है स्टोरी सेंटर करती है। ठीक है, और इसके अलावा 1789 में ये पब्लिश हुआ था, गोथिक नोवेल। एन रेडक्लिफ के मोस्टली सारे नोवेल्स गोथिक नोवेल्स ही हैं। ठीक है, अब है अ सिकिलियन रोमांस इज़ अ गोथिक नोवेल बाय एन रेडक्लिफ। नेक्स्ट जो नोवेल है वो है सिकिलियन रोमांस, जो कि एन रेडक्लिफ का अनदर गोथिक नोवेल है। यह है इनका सेकंड पब्लिश नोवेल है। द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये इनका नेक्स्ट वर्क है। ये भी एक गोथिक नोवेल है जो कि 1791 में पब्लिश हुआ था। इट combines an air of mystery and suspense with an examination of the tension between hedonism and morality. The novel was her first major popular success, going through 4 editions in its first 3 years। ठीक है, यहाँ पर एन रेडक्लिफ के ये दूसरा नोवेल है, इसके बारे में बताया गया है। इनका आपको टाइटल और पब्लिशिंग ईयर ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट वर्क जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हमें ज़रूर पढ़ना है डीप में, वो है द मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो, जो कि एन रेडक्लिफ ने 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया था लंदन में। द मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो बाय एन रेडक्लिफ अपीयर्ड इन 4 वॉल्यूम्स ऑन 8 मई 1794 फ्रॉम जी एंड जे रॉबिन्सन ऑफ लंदन। हर फोर्थ एंड मोस्ट पॉपुलर नोवेल, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है फोर्थ और मोस्ट पॉपुलर नोवेल। The Mysteries of Udolpho tells of Emily St. Aubert, who suffers misadventures that includes the death of her mother and father, supernatural terrors in a gloomy castle। तो जो यहाँ पर ये होती है, इसमें स्टोरी होती है एमिली की, जिसके फादर और मदर जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। सुपर नेचुरल टेरर्स इसमें है, ऑफन साइटेड एज द आर्केटाइपल गोथिक नोवेल। The Mysteries of Udolpho appear prominently in Jane Austen's 1817 novel Northanger Abbey, where an impressionable young woman reader comes to see friends and acquaintances, gothic villains and victims with amusing result। तो यही याद कीजिए फ़िलहाल के लिए आप कि द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो एन रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया 4th एंड मोस्ट पॉपुलर नोवेल है, जो कि ये गोथिक नोवेल है। और इसमें जो है स्टोरी बताई जाती है एमिली सेंट एबर्ट की, जिसके जो फादर और मदर की डेथ हो जाती है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें हम देखते हैं, जिसकी वजह से हॉरर क्रिएट होता है। नेक्स्ट वर्क है अ ट्रैवल नैरेटिव बाय एन रेडक्लिफ, जो कि 1795 में पब्लिश हुआ। और इस टाइम पर जो है एन रेडक्लिफ वो फेमस हो चुके होते हैं। टाइटल है बुक का अ जर्नी मेड इन समर ऑफ 1794। ठीक है, जो कि एक ट्रैवल नैरेटिव है और ये पब्लिश कराया गया था 1795 में। ठीक है, द इटालियन और द कन्फेशन ऑफ द ब्लैक पेनिटेंट्स, ये भी एक गोथिक नोवेल है जो कि 1796 में पब्लिश हुआ। इंग्लिश ऑथर एन रेडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है नोवेल। लास्ट ऐसा नोवेल था जो कि उनके लाइफ टाइम के ड्यूरिंग पब्लिश हुआ था, क्योंकि जो नेक्स्ट पब्लिश हुआ था 1826 में गैस्टन डी ब्लोंडिविले, वो गोथिक नोवेल भी था, बट वो भी गोथिक नोवेल था, बट वो ना पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद, क्योंकि 1823 तक तो इनका लाइफ स्पैन था और ये 1826 में पब्लिश हो रहा है, तो 3 साल बाद जाके कहीं पब्लिश हुआ था। ठीक है, यही इनके बारे में हमने पढ़ना था। तो सबसे पहले हमने आज जाना एन रेडक्लिफ के बारे में। इनका लाइफ स्पैन है 1764 से लेकर 1823 तक। इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, गोथिक फिक्शन की पायनीर हैं। इनको जो है प्रेज़ किया डी.जी. रोसेटी, जेन ऑस्टन ने, इनके कंटेम्प्रेरीज ने भी किया, और इनको क्या है शेक्सपियर कहा गया, शेक्सपियर ऑफ रोमांस राइटर्स कहा गया। इसके अलावा इनके बारे में जो है एडगर एलन पो इन्फ्लुएंस्ड हुए इनसे, वॉल्टर स्कॉट इन्फ्लुएंस्ड हुए, और ऑनर डी बेल्जैक और फाइडर दोस्तोवस्की जो कि फ्रेंच ऑथर्स हैं, उन्होंने इनको एडमायर किया था। इसके बाद हमने इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके पब्लिशिंग ईयर और मेन जो
थीम है उसके बारे में जाना। ठीक है, ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो एन रेडक्लिफ पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।